हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस टू परीक्षा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग करंट अफेयर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। ये आगामी जो 72वीं बीपीएससी है उसके लिए और एसएससी के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं आगामी, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे बिहार के इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 को। ये काफ़ी एक डिटेल वीडियो है, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। इसमें जो है हर इन्फॉर्मेशन को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है, मतलब हर इन्फॉर्मेशन को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, चाहे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देरी के शुरू करते हैं आज बिहार इकोनॉमिक सर्वे को। ठीक है, तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे, देखिए ये जो है इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो है जिक्र नहीं है, मतलब कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन नहीं है कि हाँ संविधान में लिखा है कि इसको पास करना ही है। ये एक जस्ट मोरल कन्वेंशन के तहत जो है इसको हर साल सरकार जो है पिछले अभी जो फाइनेंस, जैसे कि मान लेते हैं अभी 2026 के बजट से पहले ये पेश किया जाता है, तो पिछले फाइनेंशियल में जो भी खर्च हुआ उस सारे खर्च का जो है एक लेखा जोखा है आपका बिहार इकोनॉमिक, मतलब इकोनॉमिक सर्वे में होता है, और ये बिहार स्टेट के रेस्पेक्ट में है। तो ये बिहार में जो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ स्टार्ट, वो कब से स्टार्ट हुआ? तो वो अब हुआ है 2006-07 से स्टार्ट हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे जो 25-26 है, ये जो है 20वां नंबर का इकोनॉमिक सर्वे है। इसे किसके द्वारा पेश किया गया? तो इसे जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो बिहार के हैं विजेंद्र प्रसाद सिंह, उनके द्वारा ये पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? तो 2 फरवरी 2026 को इसे जो है पेश किया गया था। अब है बिहार इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो इसमें जो है ना, इस बार का इकोनॉमिक सर्वे को टोटल 14 चैप्टर में जो है बांटा गया है। अब जो है आगे बढ़ने से पहले कुछ जो है इकोनॉमिक टर्म को हम लोग देखते हुए चलते हैं, जैसे जीएसडीपी के जैसे नेशनल लेवल पे होता है ना जीडीपी क्या होता है? टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो होता है गुड्स और सर्विस का एक साल में जितने भी प्रोडक्शन होता है उसका विदिन अ स्पेसिफिक टाइम, यूजुअली 1 ईयर होता है। तो जो इंडियन टेरिटरी के बीच में जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है उसका मॉनेटरी वैल्यू को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो मॉनेटरी वैल्यू को जो है जीडीपी कहते हैं। उसी तरह अगर जीएसडीपी की बात करें तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये जो होता है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ स्टेट्स जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, यूजुअली 1 ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके अगले साल जो है 31 मार्च तक, यह आपका फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक स्टेट के जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है उसमें जितने भी गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होगा उसकी मॉनेटरी वैल्यू को जीएसडीपी कहते हैं। अब जीएसडीपी की बात हुई है तो नॉमिनल जीएसडीपी भी एक होता है, एक रियल जीएसडीपी होता है। अब नॉमिनल जीएसडीपी क्या होता है? तो नॉमिनल जीएसडीपी होता है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कैलकुलेट किया जाता है वो आपका करेंट प्राइस पे, जो करेंट ईयर का प्राइस है उस पर कैलकुलेट किया जाता है। मतलब इसमें जो है आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं होता है। इन्फ्लेशन जो है, ये सब जो है चीज़ ध्यान में रखिएगा, इसमें इन्फ्लेशन नॉट एडजस्ट इन्फ्लेशन। ठीक है, अगर हम रियल जीएसडीपी की बात करें तो इसका जो है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस को जो हम काउंट करते हैं इसमें जो है किस ईयर को बेस ईयर का प्राइस लेते हैं। तो बेस ईयर के प्राइस के बेस पे जब हम आउटपुट को कैलकुलेट करते हैं तो उसको जो है हम लोग रियल जीएसडीपी कहते हैं। मतलब कि इसमें जो है हम लोग इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है या इफेक्ट है उसको है रिमूव कर देते हैं। अभी हमारा बेस ईयर कौन है? तो अभी हमारा जो है बेस ईयर क्या है? वह हमारा है 2011 से लेके 2011-12। ठीक है, ये प्रपोज हुआ है आगे चेंज होने के लिए। अब अगला जो अब ये अनाउंस होगा तो देखते हैं। 22-23 हुआ है, 2022-23 ये प्रपोज हुआ है। अगर हम बात करें जीएसडीपी डिफ्लेटर, तो जीएसडीपी डिफ्लेटर एक टर्म है जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं?
जीएसडीपी डिफ्लेटर जो है मेनली जो है इसको यूज करते हैं हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है वो नॉमिनल जीएसडीपी अपॉन रियल जीएसडीपी होता है। ये तो स्टेट के लेवल पे है, अगर सेंट्रल लेवल पे बात करें तो जो जीडीपी डिफ्लेटर ये आपका नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी होता है, जीडीपी, ठीक है, इंटू 100 होता है। तो ये जो है आपको इन्फ्लेशन के बारे में बताता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2000 अब जो है नॉमिनल पे प्राइस जो है 112 है, लेकिन इसी का प्राइस जो है अगर हम बेस ईयर के काउंट करें तो 100 रुपये है, तो हमारा कितने परसेंट का वृद्धि इस पे दिख रहा है, तो इस पे जो है आपको 12% का वृद्धि दिख रहा है। 100 से 112 हो गया तो 12 रुपये का वृद्धि हो गया। अब ये 12 रुपये का वृद्धि को परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो 12%, ये आपका 12% क्या हो गया, 12% आपका जो है वो आपका इन्फ्लेशन हो गया एक तरह से, ठीक है। तो ये है आपका कुछ बेसिक टर्म है जिसको हम लोग आगे ये सब दिखने को मिलेगा, तो हमने उससे पहले सबको एक एक करके जो है डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसको जो है अगर आपको कोई भी टर्म अगर एक्स्ट्रा लगे तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं इंडिकेटर के बारे में कि जीएसडीपी का क्या है। जैसे कि जीएसडीपी अभी हमारा बिहार का कितना है नॉमिनल रेट पे, कांस्टेंट रेट पे, उसका ग्रोथ जो है करेंट प्राइस पे कितना है, उसका कांस्टेंट प्राइस पे कितना का जो है उसका ग्रोथ रेट है। तो जीएसडीपी जो है करेंट प्राइस पे जिसको नॉमिनल जीएसडीपी कहते हैं, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है वो 9,91,1997 है, सॉरी 991,997 करोड़ है। अगर हम इसको अप्रॉक्स में देखें तो 9.92 लाख करोड़ है। ये हमारा नॉमिनल जीएसडीपी है बिहार का। अगर हम इसको बेस ईयर पे काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि रियल जीएसडीपी इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके बेस ईयर क्या है 11-12 है, 2011-12, तो इस पे जो मॉनेटरी वैल्यू है 5,31,372 5,31,372 करोड़ है। अप्रॉक्स इसको 5.31 लाख करोड़ बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें, जीएसडीपी की ग्रोथ रेट की, कि बिहार में जो जीएसडीपी का ग्रोथ है वो कैसा है, तो करेंट प्राइस पे जो है वो 13.1% है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नॉमिनल करेंट प्राइस पे जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का वो 9.8 है। मतलब इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है उससे जो है बिहार का जीएसडीपी ग्रोथ रेट ज़्यादा है। अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो कांस्टेंट प्राइस पे जो बिहार का जीएसडीपी है वो आपका 8.6% के साथ ग्रो हो रहा है। इंडिया जो है 6.5% के साथ ग्रो हो रहा है। इंडिया का जो जीडीपी है 6.5% के साथ ग्रो हो रहा है, ठीक है। एक टर्म आता है जीएसवीए, इसको कहते हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, ठीक है। ये स्टेट का जो है वैल्यू एडिशन जो होता है ओवरऑल गुड्स एंड सर्विस का सारे इकोनॉमी के सेक्टर में, ठीक है, उसको जो है ग्रॉस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसको देखते हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, ये क्या है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू। अभी प्रोड्यूस किससे होगा, तो प्रोड्यूस्ड बाय ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, सारे सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी का आप कितने सेक्टर है, तो इकोनॉमी का जो है मेनली जो है 3 सेक्टर माने जाते हैं, होते तो ऐसे 4 हैं, ठीक है, 4 सेक्टर, चलिए 4 मान लेते हैं। 4 सेक्टर होते हैं आपका। जो है पहला सेक्टर क्या होता है, पहला सेक्टर आपका होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, इसमें एग्रीकल्चर ये सब आता है, एग्रीकल्चर और एंड एलाइड सेक्टर। दूसरा होता है सेकेंडरी, जो कि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है,
तीसरा होता है टर्शियरी, जो कि किससे, सर्विस से रिलेटेड है। चौथा होता है क्वाटरनरी, ठीक है, जो कि आज के टाइम में ये ऐड हुआ है, पहले नहीं था, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड होते हैं, टेक रिलेटेड वो सब आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 4 सेक्टर हो गए। अब जैसे जैसे जो टर्म आता है उसको उसी समय जो है अगर डिस्क्राइब करते हुए हम आपको आगे ले चले, ताकि आपको हर चीज़ जो है एक ही बार में समझ में आ जाए। अगर एक बार में नहीं समझ आए, इसको दोबारा देखिए, मुझे नहीं लगता है कि बस हाँ उसका डेटा को आपको याद रिकॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कंसेप्ट जो है प्रॉपर समझ में आएगा। तो GSB ये होता है वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड, जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो ये होता है प्रोड्यूस इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर है उसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं गुड्स एंड सर्विस, उसका वैल्यू। अब ये जो होते हैं किससे पहले होते हैं, तो बिफोर एडिंग प्रोडक्ट टैक्सेस एंड सब्सट्रैक्टिंग सब्सिडीज। अगर जब जैसे कि ये वैल्यूज में टैक्स को ऐड करने और सब्सिडी को माइनस करने से पहले जो टोटल गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू होता है, प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विस का जो वैल्यू होता है उसको GSBA कहते हैं। तो इसको आसानी भाषा में अगर हम देखें तो GSBA क्या है, तो GSBA हो गया ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन, हो गया कि हमारे इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर है उसके द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए गए हैं उसके वैल्यू को जो है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन कहते हैं, बशर्ते इस सारे गुड्स एंड सर्विस में टैक्स का एडिशन नहीं होगा और ना ही सब्सिडी का सब्सट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया GSBA। अभी ये टर्म इसलिए किया क्योंकि अगला जो है डिटेल जो है, अगला डिटेल जो है GSBA पे है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्टर, तब प्राइमरी सेक्टर मेनली इसमें जो टर्शियरी सेक्टर तक ही डेटा दिया हुआ है GSBA में, ठीक है। होते तो ऐसे 4 हैं। प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर या माइनिंग आते हैं। GSBA में जो इसका शेयर है वो 22.75% है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का अगर हम वैल्यू एडिशन में उसका शेयर देखें तो वैल्यू एडिशन में उसका शेयर जो है 22.75 है। अगर मॉनेटरी वैल्यू की बात करें तो 2,18,865 करोड़ करेंट प्राइस पे है ये, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में GSBA जो है 23.18 है। इसका जो है ना क्रोनोलॉजी आपको जो है शेयर वाइज पे कि कौन ज़्यादा है कौन, उससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपने परसेंटेज को भी ध्यान में रखिएगा, किसका ज़्यादा है किसका कम है, ठीक है। उसके बाद है कि सेकेंडरी सेक्टर में 23.18% हो गया। टर्शियरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन का जो शेयर है वो सर्विस सेक्टर का है 54.07%। ये सब मिला के 100% हो गया, ठीक है। तो इससे जो है इस डेटा से क्या पता चलता है, तो GSBA के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन शेयर है, तो सबसे ज़्यादा जो है टर्शियरी सेक्टर का है। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद है आपका सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग, अब फिर बात करें तो आपका प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर। तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। ये तो करेंट प्राइस पे था, कांस्टेंट प्राइस पे क्या शेयर है। अगर हम उसमें परसेंटेज को देखें तो प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है शेयर है वो 18.3% है। सेकेंडरी सेक्टर का 26.82% है और टर्शियरी सेक्टर का 54.85% है। तो इसको भी अगर देखें तो इसका भी जो क्रोनोलॉजी है वो एज इट इज है, सेम है। सबसे ज़्यादा टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो इसका परसेंटेज भी ध्यान में रखिएगा। प्राइमरी सेक्टर का जो GSBA है वो 18.33 है, सेकेंडरी का है 26.82, टर्शियरी का है 54.85। अगर करंट की बात करें तो प्राइमरी 22.75, सेकेंडरी 23.18 और टर्शियरी 54.07। ये हो गया आपका GSBA से रिलेटेड, ठीक है। आगे देखते हैं एम्प्लॉयमेंट शेयर जो है सेक्टर वाइज
कैसा है, कौन सा जो है मतलब कि कौन सा सेक्टर में जो है इकोनॉमी के कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, कौन से सेक्टर में सब कम है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट शेयर जो है प्राइमरी सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट शेयर की बात करें तो उसमें 54% है। सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें 24% है। टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो उसमें 22% है। तो इसको अगर क्रोनोलॉजी में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा आपका प्राइमरी सेक्टर हो जाएगा, फिर आपका सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा, फिर आपका टर्शियरी सेक्टर होगा। पीएसटी यह पीएसटी एक मतलब कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। तो देखिए ये एक बहुत ही विरोधाभास है कि जहाँ पे वैल्यू एडिशन जो है सबसे कम है प्राइमरी सेक्टर का, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट शेयर सबसे ज़्यादा है। यह जो है दर्शाता है कि जो इंडिया का जो इकोनॉमी है का जो मतलब कि ग्रोथ है वो उतना अच्छा मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है वहाँ से तो कंट्रीब्यूशन जो देश का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता है, क्योंकि उसका तो वैल्यू एडिशन ही सबसे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग यही इंगेज हैं। तो इसलिए जैसे कि अगर देखते हैं जैसे चाइना को देखिए, जैसे इंडिया क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने अडॉप्ट क्या किया, इंडिया पहले था प्राइमरी सेक्टर फुल्ली डिपेंडेंट, इंडिया को इसके बाद किस पे जाना था, सेकेंडरी पे, और इंडिया सेकेंडरी पे नहीं जाके इंडिया किस पे चला गया, शिफ्ट हो गया टर्शियरी पे। तो इंडिया जो है बाईपास कर गया सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रोथ के लिए। उसके आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग अगर होगा तो आपके जॉब मतलब कि रॉ मटेरियल के डिमांड बढ़ेंगे, जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, उससे जो इकोनॉमिक साइकिल काफ़ी अच्छे तरीके से। जैसे इसके विपरीत अगर चाइना की बात करें तो चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी फोकस किया, जो भी इनिशिएटिव हुई, सब्सिडी हुई, अलग अलग तरीके से जो है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। अब आज के टाइम में देखिए दुनिया के हर एक कोना जहाँ पे जो है चाइनीज़ जो है आइटम आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, अगर हम सेक्टोरल ग्रोथ की बात करें, कौन सा ग्रोथ कौन सा सेक्टर में जो इकोनॉमिक सेक्टर में किस तरह का ग्रोथ हुआ है, तो करेंट प्राइस पे अगर बात करें जो 24-25 पे है, ये डेटा 24-25 का है। देखिए क्या होता है ना कि जब कुछ डेटा जो होता है, जैसे अगर 25-26 अगर बोल दिए कि 25-26 का इकोनॉमिक सर्वे है तो 25-26 ही नहीं, उसके पहले का भी डाटा होगा। जो गवर्नमेंट के पास डेटा अवेलेबल होता है उसको डिस्कस करती है। ये हो सकता है कि अगले जो इकोनॉमिक सर्वे हो उसमें इस 25-26 के रिलेटेड डेटा है। ठीक है, तो सेक्टोरल ग्रोथ किसको कहते हैं, तो ये करेंट प्राइस सेक्टोरल ग्रोथ को देखते हैं कि किसको बोलते हैं, तो आपका जो इकोनॉमिक का सेक्टर है उसमें किस तरह का ग्रोथ है, कौन सा सेक्टर जो है ज़्यादा ग्रो किया है कंपैरेटिवली अदर सेक्टर से। तो प्राइमरी सेक्टर कैसे ग्रो किया है, तो 9.6% से ग्रो किया है। सेकेंडरी सेक्टर ग्रो किया है 15.5% से, और टर्शियरी सेक्टर ग्रो किया है 13.5% से। इसको जरूर याद रखिएगा कि सेक्टोरल ग्रोथ की अगर बात करें तो इसका क्रोनोलॉजी बदल जाता है। इसमें जो है पहले आपका सेकेंडरी आ जाता है, फिर आपका आता है टर्शियरी, फिर आपका आता है प्राइमरी। तो ये हो गया आपका किसका सेक्टोरल ग्रोथ रेट। लेकिन अगर हम बात करें जीएसबीए हो गया करेंट प्राइस पे हो गया, या जीएसबीए हो गया आपका कांस्टेंट प्राइस पे, या फिर एम्प्लॉयमेंट ये हो गया, तो ये दोनों केस में जो है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में करेंट और रियल दोनों पे बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन किसका है, तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी का है, फिर मैन्युफैक्चरिंग का है, फिर आपका प्राइमरी का है। वहीं पे एम्प्लॉयमेंट में जस्ट इसके उल्टा है, सबसे ज़्यादा आपका प्राइमरी का है, फिर सेकेंडरी का है, फिर टर्शियरी का है। लेकिन अगर सेक्टोरल ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेकेंडरी का है, फिर आपका टर्शियरी है, फिर आपका प्राइमरी है। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब है पर कैपिटा जीएसडीपी। पर कैपिटा किसको कहते हैं, तो जो है टोटल इनकम जो होता है उसको पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपका पर कैपिटा इनकम होता है। पर कैपिटा का मतलब कहना है पर पीपुल जीएसडीपी। तो टोटल जीएसडीपी को अगर हम पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें तो आपका पर कैपिटा जीएसडीपी बिहार का निकलेगा। किसी भी स्टेट के लिए अगर होगा
या कंट्री के लिए होगा तो टोटल जीडीपी अपन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है करेंट प्राइस पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा 76,490 है। जहाँ पे इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं है उस केस में इंडिया का बिहार का जो पर कैपिटा इनकम है वो 76,490 रुपये है। लेकिन यही बात करें कांस्टेंट प्राइस 2011-12 के बेस ईयर को लेते हुए जहाँ पे इन्फ्लेशन को हम एडजस्ट करते हैं, उस केस में पर कैपिटा इनकम जो है आपका 40,973 है। तो ये दोनों डेटा को ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों डेटा को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम ग्रोथ रेट पर बात करें कि पर कैपिटा जो है उसमें कितना ग्रोथ रेट हुआ है, अगर हम कांस्टेंट प्राइस के से बात करें तो 7.1% से ग्रो हुआ है, लेकिन करेंट प्राइस से बात करें तो 11.5% की ग्रोथ देखने को मिला है पर कैपिटा जीएसडीपी ऑफ बिहार में। तो ये हो गया एक बार। और जैसे याद कैसे नहीं हो, याद जो है 2-3 बार देखिए, कब तक याद नहीं होगा, जितनी बार याद नहीं होगा उतनी बार लिखिए, पढ़िए लिखिए ऐसे करके डेटा को। जैसे आप खाली बैठे हैं, बस कॉपी लीजिए, उसमें जीएसडीपी कितना हुआ, जीएसडीपी का मॉनेटरी वैल्यू कितना है, उसका कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, रियल प्राइस पे कितना है, पर कैपिटा जीएसडीपी रियल पे कितना है, कांस्टेंट पे कितना है, सेक्टोरल ग्रोथ कितना है, एम्प्लॉयमेंट किस में ज़्यादा है, इसको जो है 2-3 बार पढ़ के अपने से लिखने का कोशिश कीजिए, आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ रेट ऑफ करेंट प्राइस पे पर कैपिटा का कितना है 11.5 और कांस्टेंट पे 7.1। एम्प्लॉयमेंट शेयर सबसे ज़्यादा किस में, तो एग्रीकल्चर में, सबसे कम किस में, तो टर्शियरी में। और अगर परसेंटेज की बात करें तो 22, 24 और 56, 22, 24 कितना हो गया, 22, 24 और 54 यही हो गया। उसके बाद जो है आपका सेक्टोरल ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिला, फिर आपका टर्शियरी में, फिर आपका इसमें प्राइमरी में। ठीक है, इस तरह से जो है अगर हम पर कैपिटा इनकम स्टेट वाइज, अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट का जो है टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं हाईएस्ट कहाँ पे है पर कैपिटा है, तो सबसे ज़्यादा पटना का है 1,31,000 है, फिर बेगूसराय, फिर मुंगेर, ये 3 है जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हाईएस्ट पर कैपिटा है। लोएस्ट पर कैपिटा अगर हम बात करें तो सेवहर सबसे कम है 22,047, अररिया जो है 23,670, सीतामढ़ी जो है 24,332। ठीक है, अब जो है एक टर्म है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार, मतलब कि आपका जैसे कि एक तो होता है ग्रॉस, ठीक है, एक होता है आपका ग्रॉस। तो ग्रॉस तो हमने देख लिया टोटल मॉनेटरी वैल्यू विद इन जो भी स्टेट के जोग्राफिकल बाउंड्री है इन यूजुअली फिजिकल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर में, तो ग्रॉस हो गया। एक होता है आपका नेट, तो नेट क्या होगा कि ग्रॉस में से कुछ ना कुछ आपका डिडक्शन होगा तभी जाके वो नेट बनेगा। तो ग्रॉस में से हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, फिर जाके वो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब डेप्रिसिएशन क्या है, जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो डे बाय डे उसका क्या मॉनेटरी वैल्यू डाउन होता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ या तो टीयर है, मतलब क्या होता है जैसे मशीन खरीदते हैं तो किसी किसी कारण से डे बाय डे वो जो है उसमें वैल्यू गिरते रहता है, उसका वैल्यू डिप्रिसिएट होते रहता है। तो उसको अगर हम माइनस करते हैं तो जाके जो है हमें नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो है अगर हम करेंट प्राइस पे बात करें नॉमिनल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसका वैल्यू कितना है, तो 8,99,020 करोड़ है। ठीक है, करेंट प्राइस पे यानी नॉमिनल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 8,99,020 करोड़ है। अगर हम कांस्टेंट प्राइस पे बात करते हैं रियल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो 4,71,322 करोड़ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे वैल्यू जो है जो आपका करेंट प्राइस पे जो ग्रॉस स्टेट होगा उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस हुआ, तो ये आपका हो गया।
अगर पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट करेंट प्राइस पे बात करें तो ये 36,342 है, जो कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एवरेज है उसका 31.7% है, काफ़ी लो है। अगर हम बात करें कंजम्पशन पे, कुछ जैसे पेट्रोल डीजल एलपीजी के कंजम्पशन पे, तो सबसे ज़्यादा जो कंजम्पशन है वो पटना का है। क्राइम की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा पटना का है। क्राइम में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा पटना है, उसके बाद आपका बेगूसराय है, फिर आपका जो है मुंगेर है। तो ये एज इट इज़, ये जो सीक्वेंस है ये एज इट इज़ सेम किसके जो है अभी जस्ट हमने पढ़ाया है। ये एज इट इज़ सीक्वेंस जो है आपका पर कैपिटा इनकम जो है बिहार का डिस्ट्रिक्ट वाइज उसके है। अगर हम पर कैपिटा इनकम में हाईएस्ट ही है तो लोएस्ट क्या है, तो लोएस्ट में आपका सबसे ज़्यादा सेवहर है, फिर आपका अररिया है, फिर आपका क्या है, फिर आपका सीतामढ़ी है। ऐसे जो है कनेक्ट करते हुए आगे पढ़ते रहिए, आपको जो है सारे चीज़ जो है याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम ये तो हाईएस्ट का होगा। अगर हम लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट में पेट्रोल सबसे ज़्यादा लखीसराय में कंजम्पशन होता है, डीजल सेवहर में, एलपीजी अररिया में। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये क्या होता है, जब हम इसको कहते हैं कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, नेट इंक्रीज इन द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट किसको कहते हैं, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब हम काम करते हैं तो वो फिक्स्ड एसेट कहलाता है। वो जो है एक तरह से इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो अगर हम नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट में या फिजिकल एसेट में अगर जितना भी नेट इंक्रीज होता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, तो उसको जो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अभी जो है बिहार का जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो जो है नियरली डबल हो चुका है पिछले 5 साल में। मतलब पहले था 17,416 करोड़, वो अब अप्रोक्स 34,905 करोड़ हो गया। ऑलमोस्ट जो है दुगना हो चुका है, 17 दूना 34, 4 दूना 8, ये दुगना से थोड़ा बहुत, मतलब अप्रोक्स दुगना से हल्का सा ज़्यादा है, तो दुगना जो है हो चुका है। ठीक है, ये 24-25 में 5 साल के ये है कि 5 साल में यह दुगना हो चुका है। अब जो है 7 निश्चय के बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 7 निश्चय कि 7 निश्चय क्या क्या बोला गया है बिहार गवर्नमेंट द्वारा। तो पहला निश्चय है, उसका है नाम डबल एम्प्लॉयमेंट डबल इनकम, दुगना रोजगार दुगनी आय। इसमें क्या है, रोजगार के अवसर को बढ़ाना है, युवाओं के लिए नौकरी या स्वरोजगार के लिए अवसर पैदा करना है, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने का लक्ष्य रखा गया है, अगले 5 वर्ष में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने का लक्ष्य है। इसको डबल एम्प्लॉयमेंट डबल इनकम। ठीक है, दूसरा है प्रोस्पेरस इंडस्ट्री एम्पावर्ड बिहार, समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। इसमें क्या है कि उद्योगीकरण मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जो है को प्रमोट किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। निजी निवेश मतलब कि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट किया जाएगा। नए औद्योगिक क्लस्टर एवं विनिर्माण इकाइयों की स्थापना, नया जो है इंडस्ट्रियल क्लस्टर का होगा और कई सारे मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट की स्थापना की जाएगी ताकि जो है इंडस्ट्री ग्रो करे और उससे बिहार का इकोनॉमी भी ग्रो होगा। लगभग 50 लाख करोड़ तक का जो है निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य, मतलब कि लगभग 50 लाख करोड़ तक का जो है आपको जो है क्या कहते हैं उसको, इन्वेस्टमेंट को जो है अट्रैक्ट करने का टारगेट रखा गया है आपका किसमें, प्रोस्पेरस इंडस्ट्री एम्पावर्ड बिहार में। अगला है प्रोस्पेरिटी थ्रू प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चर, मतलब कृषि प्रगति से समृद्धि। ठीक है, कृषि प्रगति से समृद्धि, इसमें क्या बताया गया, तो इसमें बताया कि कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हो करने का लक्ष्य रखा गया। मतलब कि जो हमारा आज के टाइम में जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता में है, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाने का है। सिंचाई सुविधा को विस्तार, मतलब इरिगेशन जो फैसिलिटी है उसको और इम्प्रूव करना है। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना है, मतलब एग्री बेस्ड जो मतलब कि बिजनेस है,
एग्री बेस्ड जो उद्योग है उसको जो है बढ़ावा देना है। उसके किसान की आय को बढ़ाने पर, मतलब कि फार्मर के इनकम को भी बढ़ाने पर इस पर बात किया गया है, विशेष ध्यान दिया जाएगा। उसका ब्राइट फ्यूचर थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से उज्जवल भविष्य। अब क्या है ये, इसमें जो है गुणवत्तापूर्ण मतलब कि क्वालिटी के साथ जो है एजुकेशन के प्रोवाइड कराया जाएगा। उच्च शिक्षा मतलब हाई एजुकेशन और तकनीकी शिक्षा पर विस्तार किया जाएगा, मतलब कि उच्च शिक्षा, हाई एजुकेशन और टेक्निकल जो एजुकेशन है दोनों पे जो है ज़्यादा जोर दिया जाएगा। आधुनिक शैक्षणिक अवसंरचना का विकास, मॉडर्न जो है एजुकेशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है डेवलप किया जाएगा। जो मॉडर्न करने का मतलब आज के टाइम में जिस तरह के मतलब कि स्टडी हो गई, स्किल बेस्ड हो गए या टेक्निकल बेस्ड हो गए, तो उस तरह की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल हो। एक्सेसिबल हेल्थ केयर एंड सिक्योर लाइफ, एक्सेसिबल हेल्थ केयर, सिक्योर लाइफ, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित जीवन। इसमें जो सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पर जो है जोर फोकस किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवा का विस्तार किया जाएगा। अगला है छठा जो है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर मॉडर्न एक्सपेंशन, आधुनिक विस्तार के लिए सुदृढ़ आधार, जैसे सड़क, बिजली, जल, डिजिटल अवसंरचना का विकास जो है किया जाएगा। जैसे रोड हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, डिजिटल अवसंरचना मतलब डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो है उसको डेवलप किया जाएगा। शहरी मतलब अर्बन और ग्रामीण, रूरल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है और भी मॉडर्नाइज किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा उसमें। ईज ऑफ लिविंग थ्रू डिग्निटी ऑफ ऑल, सबके सम्मान से जीवन सुगम, सभी वर्गों को सम्मानजनक जीवन पर जोर, मतलब एक तरह से इक्वलिटी पर जोर दिया गया। महिलाओं, युवाओं और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, वुमेन का एम्पावर हो गया, पुअर का हो गया, उसके बाद यूथ का हो गया, मतलब पुअर में मतलब बीकर सेक्शन। जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आपका जो लाइफ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसमें भी जो है इम्प्रूवमेंट की बात की है। तो 7 जो है आपका निश्चय है आपका, तो इसको जरूर याद रखिएगा। 7 निश्चय ये आपका 3.0 है, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ टर्म है, जैसे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये सब याद रखिएगा। एक है मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक जो है ऑफिस जो है वो आपका रिलीज करता है क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसको दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI जो है NSO द्वारा जारी किया जाता है, मोस्पी के अंतर्गत आता है। WPI जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर द्वारा इसे जारी किया जाता है। एक है टर्म IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ पे बात किया जाता है, तो इसमें GDP या GVA का एस्टिमेट के बारे में बात किया जाता है। PLFS पे बात किया जाता है, मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पे बात किया जाता है। इस पे हम इसमें भी थोड़ा बहुत है, इसको अगर हमें लगेगा कि इसको और बेटर तरीके से पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेट सर्वे को देखना है तो उसको हम अलग वीडियो से करेंगे। आगे जो है हम लोग NFHS 5 और NFHS 6 को डेटा को एक PDF के थ्रू ही हम उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टाइम कम है तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है केवल उसको जो है हाईलाइट करते हुए उसको डिस्कस करेंगे, उसको टर्मिनोलॉजी को समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, किस सेंस में इसको जो है डेटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इसे कौन जारी करता है, IIP को, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको NSO द्वारा ही जारी किया जाता है। एक है SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, एक होता है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ग्लोबल लेवल पर होता है, ये इंडिया की बात है। इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है नीति आयोग। उसी तरह एक नीति आयोग एक और इंडेक्स जारी करता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, यह नीति आयोग का द्वारा जारी किया जाता है। अब है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन है आपका क्या होता है, इन्फ्लेशन महंगाई, आपका जो मतलब कि क्या कहते हैं, कोई भी सामान का जो वैल्यूएशन है, आप जब परचेज करने जाते हैं तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। पहले वो 10 रुपये में खरीदते हैं, आज के टाइम में 12 रुपये में खरीदते, तो इससे क्या होता है, अगर महंगाई बढ़ता है तो क्या होता है, जैसे एक लिमिट जो है कैटेगरी में, जैसे कि RBI क्या करता है, RBI का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है उसका एक काम भी है,
उसका ये काम है कि वो जो है हमारे इन्फ्लेशन को जो है 4 ± 2 के जो रेंज है उसमें उसको मेंटेन रखना है, 2 से लेके 6 तक के। तो इसको आइडियल बोला जाता है, ये इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बिल्कुल भी इन्फ्लेशन नहीं रहेगा तो इकोनॉमी के लिए भी वो काफ़ी जो है मतलब कि एक निगेटिव इम्पैक्ट रहता है उसको इकोनॉमी पे। तो इन्फ्लेशन क्या है कि आपका जब कोई भी सामान का महंगाई बढ़ जाना, इससे क्या होता है परचेजिंग पावर कम जाता है। जो चीज़ आप 100 रुपया में 10 चीज़ खरीद रहे हैं, अगर मान लेते हैं तो 1 रुपये, एक का वैल्यू 10 हो गए, मान लेते हैं वही वैल्यू जो है वो हो गया आपका 110 रुपये, ठीक है, सॉरी 11 रुपये, तब तो आप नौ ही सामान खरीदिएगा ना 100 में, तो आपका परचेजिंग पावर का जो है कैपेसिटी जो है उसमें महंगाई बढ़ने से कम जाता है। महंगाई कई तरह के होते हैं, जैसे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, जैसे कि इसमें जितने भी है इन्फ्लेशन से रिलेटेड छोटे छोटे जो चीज़ें हैं उसको हम लोग एक ब्रीफ वे में डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे जब इकोनॉमी का चीज़ें जब हम पूरा कवरेज वे में करेंगे तो उसमें हम अलग तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होता है जब आपका जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड जो है आपका सप्लाई से ज़्यादा हो, मतलब डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई कम हो, ऑटोमेटिक जो है आपके प्राइस का वैल्यू कम जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि एक आप गए किसी मार्केट में, और उस मार्केट में जो है ऑलरेडी पहले मान लेते हैं 10 शॉप्स थे, किसी एक मतलब पार्टिकुलर चीज़ को काउंट कर लेते हैं कि वेजिटेबल के 10 शॉप थे, तो जो है सब जो है आपस में जो है ये कम दे रहा है तो उसको देखा देखी जो है अगला भी। लेकिन अगर इनकेस मान लीजिए कि 10 नहीं होकर केवल एक शॉप होता तो अपनी मनमानी करेगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब एक ही जगह आलू है, अब पहले 10 जगह आलू था, अब एक ही जगह है, तो क्या हुआ ना, सप्लाई कम गया, डिमांड बढ़ गया, लोग को तो कंजम्पशन है ही सब्जी का भेजो, तो लोग तो उसको खरीदेंगे ही, तो क्या हो ना कि सप्लाई कम होने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। अगला है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। यह तब होता है जब आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो होता है बढ़ जाता है, प्रोड्यूसर जो है प्राइस को बढ़ा देता है। मतलब कि मान लेते हैं कोई भी आप, जैसे कि एक किसान है वो गेहूं की खेती कर रहा है, तो गेहूं की खेती पहले ना मान लेते हैं कि 100 केजी गेहूं को पैदावार के लिए उसको 1000 रुपये लगते थे, आज के टाइम में उसको 100 केजी पैदावार के लिए उसको 1200 रुपये लगते हैं। तो पहले क्या है ना कि पहले मान लेते प्रॉफिट करके वो 1100 में बेचेगा, आज के टाइम में जब उसको 1200 ही लग रहे हैं तो 1100 में नहीं बेचेगा ना, वो तो 1200 से ज़्यादा में ही बेचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्शन का कॉस्ट ही बढ़ जाता है तो उसको कॉस्ट पुश प्रोडक्शन कहते हैं। एक है इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन, जब हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं और महंगा चीज़ होता है तो उससे जो इन्फ्लेशन देश में होता है उसके वजह से, इम्पोर्टेड गुड के वजह से उसको इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन होता है जिसमें फूड और जितने भी फूड और फ्यूल प्राइसेस को जब हम हटा देते हैं, बाकी मतलब एक बास्केट में जितने भी गुड्स है उसमें से फूड और फ्यूल्स को हटा दे तो उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन, ओवरऑल इन्फ्लेशन जो होता है सारे आइटम का, उसको हेडलाइन कहते हैं। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग मतलब कि धीरे धीरे ससरना, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन पर ईयर जो है 3% है, उससे भी कम है, मतलब 3% से कम है तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है। वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं एक साल में 3 से लेकर 10% तक है, ये आइडियल माना जाता है, ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रनिंग इन्फ्लेशन 10% से 20% पर ईयर। गैलपिंग इन्फ्लेशन 20% से 100% पर ईयर। हाइपर इन्फ्लेशन, एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन को हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री, इसको रिलीज कौन करता है, तो इंडेक्स ऑफ जो 8 कोर इंडस्ट्री है इसको रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इससे पहले हमने ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर का जिक्र किया है, रिकॉल कीजिए किसके बारे में किया है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि वो WPI रिलीज करता है, होल सेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है DPIIT। पहले तो ये DPI थी, IT था, अब इसका नाम हो गया डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री, सॉरी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो इसमें इंडेक्स 8 कोर इंडस्ट्री में कौन कौन से जो है आते हैं, कौन कौन से इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री 8 कोर, तो ये जो है आप देखिए इसमें, एक सेकेंड,
एक सेकंड। तो 8 कोर इंडस्ट्री का है, ये क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी कैसा है कि सबसे ज़्यादा किसका शेयर है, उसके अकॉर्डिंग हायर टू लोअर शेयर है। सबसे ज़्यादा रिफाइनरी है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर। इसको सीक्वेंस भी याद रखिएगा, ये 8 कोर इंडस्ट्री को भी याद रखिएगा कि रिफाइनरी, फिर इलेक्ट्रिसिटी, फिर स्टील, फिर कोल, फिर ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट, फिर फर्टिलाइजर। 2-3 बार याद कीजिए, ये आपको जो है याद हो जाएगा। रिफाइनरी, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद आपका स्टील, उसके बाद कोल, उसके बाद ऑयल, उसके बाद नेचुरल गैस, उसके बाद सीमेंट, उसके बाद फर्टिलाइजर। ठीक है, आगे आते हैं स्टेट फाइनेंस के बाद जो है चैप्टर, उसमें देखते हैं कि स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें जो है सारे डेटा के बारे में हम लोग देखेंगे। रेवेन्यू अकाउंट में कितना रिसिप्ट आया, कितना इनकम हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उस सारे को हम लोग देखेंगे। उसका परसेंटेज जो है एक्चुअल वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू दोनों को देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा देख, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। तो टोटल जो रिसिप्ट हुआ है रेवेन्यू अकाउंट में वो कितना हुआ है, 2,18,658 करोड़, मतलब 2,18,658 करोड़। 2,00,200, इसको ऐसे ही याद है, 218,658 रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू इनकम है। जीएसडीपी का कितना परसेंट है, तब 22% है। कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो 66,165 करोड़ है। 66,165 कैपिटल रिसिप्ट, और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है 218,658, 22% ऑफ जीएसडीपी है रेवेन्यू रिसिप्ट का, और कैपिटल रिसिप्ट का जो जीएसडीपी है वो 6.7% है। अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 281,939 करोड़ है। ठीक है, जीएसडीपी का कितना है, तो जो है 28.4% है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें से कितना है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें से है 2,19,015 करोड़, मतलब 219,15,015। तो ये 22.1% है जीएसडीपी का। जितना रिसिप्ट है ऑलमोस्ट उतना ही में जो है एक्सपेंडिचर भी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जनरली एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड खर्च होता है, जैसे सैलरी, पेंशन, ये सब होता है। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, जीएसडीपी का तो इतना है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर जो है वो 77.7% है। ठीक है, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर ये है, उसमें अगर हम बात करें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है तो 77.7% है। अगर जीएसडीपी की बात करें तो 22.1% है। रिसिप्ट जो है जीएसडीपी का कितना है, तो भी 22% है। कैपिटल कितना है, तो 6.7% है। कितना है, तो 66,165 करोड़ है। आगे है फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो पहले तो 66,165 था शायद, 66,165। एक्सपेंडिचर कितना है, 62,924, ये 6.3% ऑफ जीएसडीपी है। और अगर 77% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू है तो उसमें से 100 में से माइनस कर दे, 22.3% आपका टोटल एक्सपेंडिचर जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर बोरोइंग की बात करें, हमें कर्ज कितना लेना पड़े, ये टोटल बोरोइंग क्या होता है। देखिए कि आपका कुछ रिसिप्ट होगा, इनकम होगा, और आपका कुछ खर्च भी होगा। मान लेते हैं कि आपका इनकम 100 रुपये है, लेकिन आपको खर्च हो गया 120 रुपये, तो आपको कितना बैलेंस करने के लिए कितना आपको कहीं से लोन लेना है। जैसे कि आप मान लेते हैं दुकान में गए, आपको सामान लेना हुआ, आपके पास 100 रुपये, आपने 120 का सामान ले लिए, तो आपको जो है 20 रुपया तो कहीं ना कहीं से लोन किसी से ले के देना पड़ेगा। तो वो जो 20 रुपया लिए हैं वही आपका बोरोइंग करता है, यही आपका फिजल, अगर इकोनॉमिक टर्म में बात करें तो फिजल डिफिसिट कहलाता है। कि फिजल डिफिसिट क्या होता है, आपके जो एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाते हैं आपके रिसिप्ट के, तो कितना एक्सीड करते हैं उसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग जो है हम लोग क्या, सरकार जो है उतना बोरोइंग करती है, जिसको फिजल डिफिसिट कहा जाता है। तो टोटल बोरोइंग्स कितना है, तो देखिएगा टोटल बोरोइंग्स जो है वो 66,049 करोड़ है, जो जीएसडीपी का 6.7% है। इसमें से डेप्ट आउटस्टैंडिंग कितना है, मतलब कर्ज टोटल कितना है, तो टोटल कर्ज जो है जीएसडीपी का 37.7% है, 374,134 करोड़।
अगर ग्रॉस की बात करें फिजिकल डेफिसिट में, ठीक है, तो ग्रॉस आपका कितना है, तो 41,223 करोड़ है, जो कि जीएसडीपी का 4.2% है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है कि आपका जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है वो जीएसडीपी का जो है वो 4.2% है। अगर हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करें, ठीक है, तो ये आपका प्राइमरी डेफिसिट की जो अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो है तो ओवरऑल जीएसडीपी का जो है वो आपका कितना 22%, 2.2% होगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया ग्रॉस स्टेट आपका हो गया ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ये प्राइमरी डेफिसिट जो है आपका ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट होता है, उसमें से जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम करते हैं, जैसे कि आपने लोन लिया है तो आप उस पर इंटरेस्ट भी तो चुकाइएगा, तो उसको अगर हम हटा देते हैं तो आपका प्राइमरी डेफिसिट है। जैसे मान लेते हैं कि आपने पहले से कहीं से लोन ले रखा है, इसको समझिए ऐसे कि लोन ले रखा है, उसका इंटरेस्ट हमको देना है, तो इंटरेस्ट भी एक तरह से तो हमारा एक तरह से डेफिसिट में ही है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम डेफिसिट में है, तो इंटरेस्ट भी एक तरह से डेफिसिट, तो वो ग्रॉस में काउंट हो जाता है। अगर हम प्राइमरी की बात करें तो उसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देते हैं, ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है, जो कि 2.2% ऑफ जीएसडीपी है। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट क्या मतलब, रेवेन्यू में जो हमारा इनकम हो रहा है, रेवेन्यू में जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसमें कितना डेफिसिट है, उसमें जो रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा नहीं 357 करोड़ का है, 0.06% ऑफ जीएसडीपी है। अब जो है ये इसको जो है डेटा को जो है याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपका ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जीएसडीपी का कितना है 4.2%, टोटल बोरोइंग जो है जीएसडीपी का कितना है 6.7% है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है 0.036%, प्राइमरी डेफिसिट 2.2% ऑफ जीएसडीपी। अब गवर्नमेंट का जो है, बिहार गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का देखते हैं कि बिहार गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है किस फील्ड में करता है, किस सेक्टर में करता है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर होता है वो सोशल सर्विस पे होता है, उसके बाद जनरल सर्विस पे, फिर इकोनॉमिक सर्विस पे। ये याद रखिएगा जो है सीक्वेंस, कि सबसे ज़्यादा जो है सोशल सर्विस पे, फिर आपका जो है जनरल सर्विस पे, फिर आपका इकोनॉमिक सर्विस पे। अगला है इसमें एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है पहले भी हमने जो ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में पढ़े थे, एग्रीकल्चर का कितना है प्राइमरी सेक्टर करंट प्राइस जो है वो आपका 22.4% था। तो जीएसबीए जो है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन 22.4% है। प्रेसिडेंट द्वारा जो है हमारे अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा जो है 4th एग्रीकल्चर रोड मैप जारी किया गया है। कब से कब के लिए, 2025 से लेकर 2000, ये 23 नहीं होगा, 2025 से लेकर 2030 तक। इन्वेस्टमेंट इसमें कितना किया गया, तो 1.62 लाख करोड़ किया गया है इन्वेस्टमेंट। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें कि हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो किस तरीके से होता है, कौन सा क्रॉप सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, कौन से जो है आपका क्रॉप्स जो है उसका प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। तो प्रोडक्शन में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो राइस का होता है, फिर व्हीट और फिर मेज। ये क्रोनोलॉजी है, राइस व्हीट मेज। अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये चीज़ें बदल जाएगी, सबसे ज़्यादा मेज हो जाएगा, फिर व्हीट, फिर राइस। इसका मतलब कि राइस जो है ज़्यादा एरिया में होता है, लेकिन उसके एरिया के कंपैरिजन में जो है उसमें प्रोडक्शन उतना नहीं होता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी उसका कम हो जाता है। मेज में क्या है ना कि जितना आपका एरिया है और जितना मतलब कम एरिया में आपका मेज लगाया जाता है इरिस्पेक्ट ऑफ राइस के कंपैरिजन में, और इसमें प्रोडक्शन जो है राइस के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज में बात करें कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा क्रॉप का हाईएस्ट प्रोडक्शन है, ठीक है, तो राइस जो है और व्हीट, इसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन आपको याद रखिए रोहतास है, रोहतास में है। और मेज जो है आपको नॉर्थ जो है आपका नॉर्थ ईस्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, उसमें याद रखिएगा पूर्णिया, ठीक है। तो मेज के लिए पूर्णिया, राइस और व्हीट के लिए प्रोडक्शन वाइज, ये प्रोडक्टिविटी नहीं है, प्रोडक्शन है। प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल प्रोडक्शन को हम एक यूनिट एरिया से अगर हम डिवाइड करें तो हमारा प्रोडक्टिविटी पता चलेगा। तो प्रोडक्शन वाइज जो है राइस और व्हीट में रोहतास और मेज में आपका पूर्णिया। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो राइस में आपका एज इट इज़ रोहतास ही होगा, व्हीट में आपका बदल जाएगा, व्हीट में आपका हो जाएगा बेगूसराय।
ठीक है, प्रोडक्टिविटी के बात केस में बात करें तो। मेज की अगर बात करें तो पूर्णिया तो ऐसे प्रोडक्शन वाइज में सबसे आगे है, लेकिन अब प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पूर्णिया नहीं अररिया हो जाएगा, ठीक है। अगर हम फिश की बात करें, मछली, तो ये नॉर्थ बिहार के जो एक तरह से तराई बेल्ट, जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे बिहार के ज्योग्राफी को, जब हम देखेंगे एक और चीज़ हम जो है एक नया जो है इनिशिएटिव ला रहे हैं 72nd BPSC के लिए, कि 5 टॉपिक को जो है हम लोग एक दिन में कवर करने का कोशिश करेंगे, और उसका पूरा इन डेप्थ जो है जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग देखते जाएंगे और फास्ट वे में देखेंगे। हाँ, वो सेशन जो है स्पेशली है कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आपको जो है एक तरह से एक फास्ट मोड में जो है समझिए एक रिवीजन होगा। तो उस इनिशिएटिव को जो है हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि आजकल में जो है उसको हम स्टार्ट करें, ठीक है। तो फीस की बात करें तो मधुबनी सबसे आगे है, फिर वेस्ट चंपारण, फिर दरभंगा। सेंटर ऑफ एक्सलेंस, ये क्या है? सेंटर ऑफ एक्सलेंस के लिए जैसे कि हमारे जो अभी जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो है इसका जिक्र किया गया है सेंटर ऑफ एक्सलेंस का, कि इंडिया में जो है फ्रूट्स का अलग जो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस उसको घोषित किया गया है। वेजिटेबल का जो है, जैसे फ्रूट्स के लिए देसरी वैशाली हो गया, वेजिटेबल के लिए चंदी नालंदा हो गया, मखाना बोर्ड तो पूर्णिया में ओपन हुआ है। सेंटर ऑफ एक्सलेंस एक तरह से जो है एक ऐसा फैसिलिटी है जहाँ पे जो है एक क्या कहते हैं उसको, रिसर्च और लीडरशिप बेस्ट प्रैक्टिस को जो है वहाँ पे अच्छा फैसिलिटी के साथ चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, तो सेंटर ऑफ एक्सलेंस वो कहलाता है, ठीक है। जैसे फ्रूट्स के लिए कहाँ पे हुआ है सेंटर ऑफ एक्सलेंस, तो देसरी वैशाली में। अगर हम वेजिटेबल की बात करें तो चांदी आपका नालंदा में हो गया। मखाना बोर्ड जो है कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, तो पूर्णिया में होगा। मखाना के लिए वही मिथिला क्षेत्र का जो एरिया है, मखाना, दरभंगा, पूर्णिया, ये सब जो जगह है वो इधर ही मखाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। मखाना रोड मैप भी एक जारी किया गया 2025-26 से लेकर 2030-31 तक। इसमें क्या है, इसमें क्या टारगेट रखा गया कि इसमें जो कल्टीवेशन का एरिया है उसको डबल किया जाएगा। आज के टाइम में अगर मान लेते हैं 10 हेक्टेयर में हो रहा है तो उसको डबल करके 20 हेक्टेयर का टारगेट रखा गया है, ठीक है। तो ये रोड मैप तैयार किया गया है। मखाना का पे काफ़ी जोर दिया गया है पिछले साल के भी नेशनल बजट में, ठीक है। एक्सपोर्ट जो है 4 टाइम्स करने का है। सीड रिप्लेसमेंट मतलब कि आज जो है, मतलब कि जब हम खेती करते हैं तो नया सीड्स जो है मार्केट से लाते हैं। ऐसे क्या होता है ना कि गांव में होता है कि आप कुछ कोई जैसे गेहूं का अगर खेती हो गया तो मान लेते हैं कि जब गेहूं का जो थ्रेसिंग हो जाता है तो उसके बाद ना किसान जो होते हैं जो कैपेबल नहीं है हर साल सीड को रिप्लेस करने में, तो क्या करते हैं उसी में से जो अच्छा जिस खेत का अच्छा फसल है उस खेत के बीज को जो है एक सेपरेट रख लेते हैं, वो जब सीजन आता है तो उसमें बोने के लिए उसी को यूज करते हैं। तो सीड रिप्लेसमेंट जो है इसमें टारगेट किया गया है कि अभी 15% है, उसको 50% करने का है, जिसकी वजह से क्या होगा ना, प्रोडक्शन आपका ज़्यादा होगा। एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है कि आपका कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर आता है, ठीक है, तो उस केस में आपको जो है सरकार द्वारा जो है क्षतिपूर्ति का जो है भरपाई किया जाएगा। तो उसके लिए जो है अब सरकार किसान को प्रीमियम लेना होता है। खरीफ के लिए अलग होता है परसेंटेज, रबी के लिए अलग परसेंटेज प्रीमियम पे करना होता है, जायद या हॉर्टिकल्चर के लिए अलग प्रीमियम पे करना होता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये कब लॉन्च हुआ था? ये आपका 2016 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे खरीफ जो क्रॉप है ये जून से अक्टूबर होता है, इसके लिए किसान को 2% प्रीमियम जो है पे करना होता है। रबी जो है अक्टूबर से मार्च होता है, इसके लिए 1.5% प्रीमियम पे करना होता है। जायद या हॉर्टिकल्चर ये मार्च टू जून होता है, जिसमें 5% प्रीमियम पे करना होता है किसान को। अब है एक टर्म है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार द्वारा जो है लगभग 23 क्रॉप्स को जो है MSP दिया जाता है। किसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है, डिसीजन लिया जाता है? तो यह जो है किसके द्वारा कैलकुलेट किया जाता है? तो एक है कमिटी, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, कमिटी फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CSCP
कमिटी फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा ये एमएसपी डिसाइड किया जाता है। उसके बाद ये क्या है ना कि ये जो है एक कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है, जिनको चेयर करते हैं प्रधानमंत्री, उनको सबमिट किया जाता है, वहाँ से ये अप्रूव होता है। तो 23 फसल है उसको एमएसपी दिया जाता है, जिसमें 22 क्रॉप्स है, एक शुगर केन है। शुगर केन के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है उसको जो है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहा जाता है, एफआरपी, ये याद रखिएगा। इसके जो सरकार जो है जितना मिनिमम प्राइस देती है उसको फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बोलते हैं। अगर 22 क्रॉप्स की बात करें तो उसमें 14 खरीफ फसल है, 6 रबी है, 2 कैश क्रॉप है, एक है कोपरा जो कि वो नारियल वाले होते हैं, और एक है आपका जूट, तो ये कैश क्रॉप है। जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग को कौन एडमिनिस्टर करता है, तो जीआई टैग को एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाता है, तो डीपीआईआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन है अभी, तो पीयूष गोयल, ठीक है। अब जो है जीआई टैग का हमने एक लिस्ट दे रखा है कि ये आपको जो है इसलिए दे रखा है कि अभी लेटेस्ट में 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं बिहार के जिनको जो है रिसेंट में 3 जीआई टैग दिया गया है, जिसको इसमें हमने बोल्ड करके मेंशन किया है, ठीक है। ताकि वो ध्यान में रहे, जब आप पढ़िए तो उसमें लगे कि आपको ध्यान में रहे कि ये चीज़ अभी रिसेंट में इस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग, सिक्की ग्रास, मिथिला मखाना, जैसे कुछ एक ऐसा जीआई टैग है, जरूरी नहीं कि वो जैसे मिथिला मखाना होगा तो केवल मधुबनी में ही नहीं होगा, दरभंगा भी होगा आपका, ठीक है, तो पूर्णिया में भी होगा। तो ये जो है बस ये है कि मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है, ठीक है। एक है खतवा वर्क, वो भी मधुबनी का है, उसको भी मिला है। अगला है दरभंगा का मिथिला मखाना, तो हमने देख रखा है, मधुबनी पेंटिंग, ये दोनों जो है आप अगल बगल के, तो क्या होता है कल्चर जो है अगल बगल में वो शेयर होते रहते हैं। जैसे कि क्या है कि अगर बाई चांस मान लेते हैं नॉर्थ ईस्ट का अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उधर बंगाल से है, तो उस बंगाल के जो टेरिटरी होंगे, चाहे उधर के बंगाल का जो कल्चर होगा या नॉर्थ ईस्ट में बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट का कल्चर होगा, तो ऑलमोस्ट बहुत सारा चीज़ जो है सिमिलर देखने को मिलेगा। तो कल्चर जो है उस तरह से पास ऑन होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद मुजफ्फरपुर का शाही लीची, यह वैशाली में भी है शाही लीची। और सुजनी एम्ब्रॉयडरी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पे, मुजफ्फरपुर में स्पेशल है, ये मतलब कि मुजफ्फरपुर के लिए फेमस है। सीतामढ़ी में आपका खतवा वर्क, ये आपका मधुबनी में भी है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुरी सिल्क के लिए भागलपुर फेमस है। जर्दालू मैंगो, ये भी भागलपुर का है। मंजूसा आर्ट भागलपुर का है। फिर कतरनी राइस, ठीक है। आगे है बांका का कतरनी राइस, ये भागलपुर और बांका तो अगल बगल है, तो कतरनी राइस वहाँ पे। मुंगेर का जो है में भी कतरनी राइस है, तो ये भी कतरनी राइस जो है एक तरह से अगर बात करें तो ये कतरनी राइस फेमस कहाँ पे है, तो भागलपुर का है। नालंदा, ये बोल्ड किया हुआ, मतलब यहाँ पे जो है एक बबन बूटी एक प्रोडक्ट है जिसको अभी रिसेंट में जीआई टैग मिला है। इससे पहले नालंदा का है एक सिलाव खाजा और मगही पान, इन दोनों को जो है जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। नवादा का मगही पान हो गया, औरंगाबाद भी मगही पान हो गया। एक है गया से पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट जो है वो गया का, मतलब गया के एरिया में वो स्पेसिफिक है, उसको जीआई टैग मिला है, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट। वेस्ट चंपारण में मिर्चा राइस। भोजपुर में पीढ़िया पेंटिंग, ये जो है इसको जीआई टैग मिला है। अब बिहार एक पहला ऐसा स्टेट बना है जहाँ पे सीड जो है, बीज जो है आपको होम डिलीवरी किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार जो है ऐसा पहला स्टेट बन गया है। अगर बात करें तो ग्राउंड वाटर इरिगेशन का, तो हमारे बिहार में जितने भी ग्राउंड वाटर मतलब कि इरिगेशन होते हैं उसका 65% जो इरिगेशन होते हैं वो किससे होते हैं, ग्राउंड वाटर से। 29.5 जो होते हैं वो आपके कैनाल बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो है इरिगेशन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, ग्राउंड वाटर पे काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि समझिए 65% जो इरिगेशन होता है, और बिहार में एग्रीकल्चर पे काफ़ी, एग्रीकल्चर मतलब कि काफ़ी होते हैं, तो समझिए यहाँ के ग्राउंड वाटर पे कितना प्रेशर
मतलब पड़ रहा है, स्पेशली फॉर इरिगेशन पर्पस। एक है जैविक कॉरिडोर योजना। यह योजना बिहार गवर्नमेंट द्वारा एक इनिशिएटिव है जिसको में जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया गया है। गंगा रिवर के बैंक्स के मतलब उसके किनारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें लगभग 13 डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे तो 12 है और एक शायद नालंदा है। 12 तो गंगा किनारे हो गए और एक है आपका नालंदा। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, नालंदा ही है मेरे ख्याल से। 12 जो गंगा किनारे है और एक है आपका एक्स्ट्रा, वो शायद नालंदा है। उसका जैविक खेती प्रोत्साहन योजना, यह भी जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए। जैविक कॉरिडोर योजना, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। परंपरागत कृषि विकास योजना, मतलब परंपरागत मतलब ट्रेडिशनल वे में, ये भी एक तरह से मतलब कि परंपरागत करने का मतलब कि इसमें जो है हमारा जो फर्टिलाइज़र, जो केमिकल फर्टिलाइज़र का ज़्यादा यूज होता है उसको, उस पर जो हमारा डिपेंडेंसी है या उसको जो यूज करते हैं उसको कम किया जाए। अगला इंटरप्राइज सेक्टर। इंटरप्राइज सेक्टर में देखते हैं बिहार बिजनेस कनेक्ट। यह बिहार में किया गया है। इसका मेन फोकस है टू अट्रैक्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे निवेश को जो है अट्रैक्ट करना है, मतलब बिहार में, मतलब कि इसका मेन मकसद है बिहार बिजनेस कनेक्ट का कि बिहार में इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश को बढ़ावा देना, ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बिहार में बढ़े या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, मतलब औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। हमारे 7 निश्चय में भी इसका जिक्र हुआ है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जब इंडस्ट्री बैठेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा तो एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी होगा। कितना कैपिटल आउटले रखा गया, तो 1.8 लाख करोड़ का जो है कैपिटल आउटले रखा गया है। बिहार बिजनेस कनेक्ट, डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। 1.8 लाख करोड़ का कैपिटल आउटले है। इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो आपका यूपी है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस होता है, मतलब चीनी। दूसरे नंबर पे जो है बिहार आता है। बिहार कितने नंबर पे है, बिहार आपका दूसरे नंबर पे है। अब जो है ये न्यूज़ में इसलिए है कि एक तो मिल है आपका वेस्ट चंपारण में हरिनगर मिल, चीनी मिल है। एक मिल है रीगा मिल जो कि सीतामढ़ी में, उसको दोबारा से रीओपन किया गया है। ठीक है, इसलिए जिक्र हुआ था इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में। अगला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिहार में जो है, बिहार ने इंट्रोड्यूस किया है नया बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022। इसका जो है बिहार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, यहाँ से जो टेक्सटाइल को जो होगा उसको एक्सपोर्ट के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, मतलब ये सब के लिए जो है बिहार ने जारी किया है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022। इन्वेस्टमेंट को लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ताकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर का भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। एक है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आपका लोन अमाउंट जो है वो कितना है, तो 10 लाख, ये याद रखिएगा। बस ये इतना ही है कि लोन अमाउंट जो है 10 लाख है। अगला है बिहार लघु उद्यमी योजना। 2 लाख पर बेनिफिशियरी को दिया जाएगा 3 इंस्टॉलमेंट में, पहली बार में 50,000, फिर 1 लाख, फिर 50,000। बिहार लघु उद्यमी योजना मतलब कि छोटा, लघु का मतलब ही होता है छोटा बिजनेस के लिए आपको पर बेनिफिशियरी, मतलब कि एक जो आदमी आज के टाइम में जैसे ए आदमी है वो उसको 2 लाख मिलेगा, फिर बी होगा उसको भी 2 लाख मिलेगा, लेकिन वह एक बार में नहीं मिलेगा, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 50,000। इको टूरिज्म 2024-25 में जो कैपिटल आउटले रखा गया है और पार्क डेवलपमेंट के लिए इको टूरिज्म का वो 100 करोड़ रखा गया था। बिहार जो है अपना तीसरा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ बना रहा है, अररिया के रानीगंज में। इससे पहले 2 है आपका संजय गांधी बायोलॉजिकल पटना में और राजगीर जू सफारी आपका राजगीर में। टूरिज्म जो है अगर हम ओवरऑल बात करें तो डोमेस्टिक लेवल पे जो डोमेस्टिक टूरिज्म होता है वो घटा है, फॉरेन टूरिज्म जो है बढ़ा है। अगर ओवरऑल बात करें तो हमारा बिहार में जो टूरिज्म जो है उसमें गिरावट देखने को मिला है। बिहार दर्शन इनिशिएटिव, यह जो है एक इनिशिएटिव अभी बिहार गवर्नमेंट द्वारा अभी लिया गया है, जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया है सभी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ऑफिशियल को
कि वो जो है 2 दिन और 2 रात का फैमिली ट्रिप आउटसाइड देयर होम डिस्ट्रिक्ट, अपने जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसके बाहर जो है 2 दिन 2 रात का जो है फैमिली के साथ वो मतलब कि विजिट करे, वहाँ पे जाए, वहाँ पे घूमे, प्रत्येक 3 महीने में एक बार। इससे क्या होगा कि लोकल टूरिज्म जो है बढ़ेगा। आप जब वहाँ जाइएगा तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप गए और केवल घूम के आ गए, ऐसा नहीं है। आप जब वहाँ जाइएगा तो बहुत सारे चीज़ को देखिएगा, उस पर आप रिपोर्ट बनाइएगा, फिर रिपोर्ट को मैंडेटरी है सबमिट करना। क्या होगा कि जब आप घूम के जाइएगा तो रिपोर्ट, बहुत सारे एम्प्लॉय जाएंगे, ऑफिशियल जाएंगे घूमने, तो सबके अलग अलग रिपोर्ट आएंगे। उस रिपोर्ट को एक तरह से क्या होगा कि जो सबसे बेस्ट रिपोर्ट उससे बनाया जाएगा और उसको जो है पब्लिश किया जाएगा, जिससे कि टूरिज़्म को और बढ़ावा दिया जाए, टूरिज़्म सेक्टर को, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा। तो उससे जो है टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है टूरिज़्म सेक्टर बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट का भी स्कोप बढ़ेगा, ग्रोथ भी बढ़ेगा, जीडीपी में भी जीएसडीपी में भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो इससे जो है काफ़ी बिहार के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। टूरिज़्म डेवलपमेंट के लिए पुनौरा धाम सीतामढ़ी में है, तख्त श्री हरिमंदिर जी ये तो काफ़ी फेमस है, पटना में है, मत्स्य गंधा लेक ये सहरसा में है, लवकुश इको टूरिज्म पार्क ये वाल्मीकि नगर में है, उसका सिंहेश्वर धाम मधेपुरा में, सोमेश्वर नाथ टेम्पल यह अरेराज ईस्ट चंपारण में है। आगे लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल पे अगर देखें तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होता है वो कब कितने को कहा जाता है, 15 से जो 15 to 59 ईयर्स के जो एज होते हैं उसको वर्किंग एज पॉपुलेशन कहते हैं। अब है लेबर फोर्स किसको कहते हैं, तो लेबर फोर्स को कहते हैं या तो कोई जॉब कर रहा हो या फिर कोई जो जॉब के लिए काफ़ी एक्टिवली जो है उसको सर्च कर रहा है, मतलब जॉब के तलाश में है, ठीक है। एल एफ पी आर क्या, लेबर फोर्स, अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो तो टोटल लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, जैसे कि लेबर फोर्स मतलब जॉब में कितना है या एक्टिवली जो सर्च कर रहा है वो अपॉन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको रेशियो को जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो कहते हैं। अगर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो एम्प्लॉयड मतलब जो जॉब में कितने हैं अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन कितना है, इसको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, अनएम्प्लॉयड टोटल अनएम्प्लॉयड अपॉन लेबर फोर्स, लेबर फोर्स वही जो आपका जॉब में है या जॉब जो है आपका सर्च कर रहा है। अगर बिहार में बात करें तो मेल का लेबर LFPR जो है वो 76.8% है रूरल एरिया में, जबकि अर्बन एरियाज में जो है मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है रेट जो है वो 67.8% है। इससे देखिए कि रूरल में जो है मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, अर्बन के रेस्पेक्ट में। मतलब अर्बन में मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो कम है, वो है 67.8%, और अगर हम बात करें रूरल में तो वह है 76.8%। ऑलमोस्ट जो है लगभग 9% का जो है गैप है अर्बन और रूरल में। वहीं पे बिहार में अगर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो 11.2% लोअर देन द ऑल इंडिया एवरेज है। अगर ऑल इंडिया एवरेज की बात करें तो वो आपका 42.7 है, इसमें से 11.2 कम कर दीजिए तो 30.5 जो है वो आपका फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है, रेट है। ओवरऑल कितना है, 42.7 है। इन रूरल बिहार, अगर बिहार के रूरल में बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है मेल के लिए 3.3% है, फीमेल के लिए जो है 0.9% है। रूरल में फीमेल जो है वो ज़्यादा, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है कम है फीमेल का। रूरल में बात करें कि फीमेल जो है कम एम्प्लॉय है बशर्ते कि मेल के, फीमेल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल में 0.9% है मात्र, जबकि अगर मेल की बात करें तो 3.3% है। अर्बन में अगर बात करें तो मेल वर्कर जो है 6.9% है और फीमेल वर्कर जो है 9.8% ऑफ फीमेल वर्कर जो है वो अनएम्प्लॉय है। तो शहर में जो भी जो है वो मतलब वुमेन जो है ज़्यादा अनएम्प्लॉय है बशर्ते कि मेल एम्प्लॉय के, मेल वर्कर्स के
मेल का 6.9% है, फीमेल का जो है 9.1% है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना इंटर्नशिप के लिए लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री महिला रोजगार, ये अभी के जो इलेक्शन हुआ है उसमें ये स्कीम जो है काफ़ी चर्चा में रहा था, जिसमें जो है हर महिला को जो है मतलब कि बिजनेस के लिए जो है 10,000 रुपये जो है अकाउंट में दिए गए थे। तो इसमें हुआ है कि 10,000 रुपये जो है पहला फेज में दिया जाएगा, दूसरे फेज में जो है अप टू 2 लाख रुपये दिया जाएगा। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर योजना, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसी तरह से बिहार गवर्नमेंट ने भी कर्पूरी ठाकुर योजना लॉन्च किया है कि फार्मर्स को जो है पर ईयर जो है 3,000 रुपये का फाइनेंशियल जो है सपोर्ट दिया जाएगा। सेंटर का कितना है, 6,000 का है पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट, पर इंस्टॉलमेंट 2,000। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें तो बिहार शेयर्स 5.5% ऑफ टोटल रोड नेटवर्क, मतलब जितना भी इंडिया का रोड नेटवर्क है उसमें बिहार में कितना रोड है तो उसका 5.5% है। एक नया 6 लेन बिहार न्यू गंगा ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। किसके सपोर्ट से, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के सपोर्ट से। कितना करोड़ का है ये मतलब प्रोजेक्ट, ये 4988 करोड़ का है। 6 लेन बिहार न्यू गंगा ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बिहार का रेल का नेटवर्क की बात करें तो बिहार में 5.4% रेल नेटवर्क है। अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो इसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है, लगभग 20% का ग्रोथ इसमें देखने को मिला है एयर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। कुछ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो है इनिशिएटिव जो है वो हम बिहार गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, जैसे PM ई बस, उसको जो है PM ई बस सेवा जो है बिहार में ये इनिशिएटिव जो है एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का है, पर बिहार में भी PPP मॉडल पे बिहार में भी जो है इसका क्या कहते हैं, इसको यूज किया जा रहा है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, ये जो है आपका परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। ठीक है। बिहार का इसमें इकोनॉमिक सर्वे में बात किया गया है कि बिहार में जो रूरल रोड्स है उसमें 90% रोड की जो है मरम्मत हो चुकी है, मतलब 90% रूरल रोड जो है वो पेव्ड हो चुके हैं, मरम्मत हो चुकी है। आगे ई गवर्नेंस, अब छोटा छोटा चैप्टर है। जो मेन था ऊपर में बड़े बड़े थे, जो फाइनेंस थे, उसके ऊपर जो है जनरल जो स्टार्टिंग का पहला चैप्टर था, ठीक है, वो सब जो है काफ़ी बड़े थे। अब जो है छोटे छोटे चैप्टर हैं। टेली डेंसिटी मतलब टेलीकॉम जो है उसका डेंसिटी कवरेज जो है वो कितना हो गया है, वो 57.23% हो चुका है। टेली डेंसिटी 57.23 इन बिहार। अगर इंटरनेट डेंसिटी की बात करें तो 43.1%। डेंसिटी क्या मतलब, इंटरनेट कितने लोग यूज कर रहे हैं, तो परसेंटेज में है 43% अप्रॉक्स, 43.1% डेंसिटी हो गया है इंटरनेट का। टेली डेंसिटी 57.2% हो गया। सेकेंड स्टेट जो है जिसने RTPS को जो है उसने इनेक्ट किया है, मतलब कि ये जो है जैसे कि पहला कौन है आपको RTPS जो है अगर लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन है, तो पहला स्टेट जो है आपका मध्य प्रदेश है RTPS को। ठीक है। इसमें ये क्या है, ये एक पोर्टल है जहाँ पे आप गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन को जो है वहाँ पे आप डालिए और वो जो है आपको एक तरह से उसके तहत जो है आप अप्लाई कर सकते हैं RTPS। यह एक क्या है, राइट टू पब्लिक सर्विस, ये है पहला जो है इनेक्ट करने वाला कौन है स्टेट, पहला जो स्टेट है वो आपका मध्य प्रदेश है। बेफिकर क्या है, रियल टाइम डिजास्टर अपडेट्स है, डिजास्टर से रिलेटेड है, आपको रियल टाइम आपको बताएगा, अपडेट देगा। इसी तरह से एक नीतीश ऐप भी था, वो भी जो है डिजास्टर या नेचुरल हैजार्ड्स के बारे में जो किसान को जो है अलर्ट करता है। भू समाधान लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। भू मतलब ज़मीन, समाधान मतलब रिजोल्यूशन, तो लैंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ई निबंधन जो है कि कोई भी रजिस्ट्री आप घर से करते हैं तो उसके लिए ई निबंधन। AI निवृत्त,
EI NAVRI जो है कि आधार और पैन को मास्किंग करना, मतलब उसके कुछ जैसे कि होता है ना 10 डिजिट का है तो स्टार्टिंग के 6 डिजिट को 5 डिजिट को जो है ब्लर कर दिया जाएगा, तो उसको कहते हैं EI NAVRI। ये एक प्राइवेसी को मतलब कि डेटा लीकेज से बचाएगा। सचेत जो है आपको लाइटनिंग से रिलेटेड अलर्ट आपको प्रोवाइड कराएगा। ई परिवेश जो है आपको इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए जो है एक पोर्टल है ई परिवेश, आपको जो है इस पे जाना है, आपको वहीं से जो है फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट का क्लियरेंस आपको मिल जाएगा। मिशन बिहान ये एक वेलफेयर स्कीम है मेडिकल फील्ड के लिए। धावा दल ऐप या रेस्क्यू है चाइल्ड लेबरर के मतलब कि लेबरर चाइल्ड जो है उसको रेस्क्यू करने का जो ऐप है वो धावा दल ऐप है। भव्या जो है एक रिलेटेड है हेल्थ फैसिलिटी से, ये इंटीग्रेट करेगा 13,900 हेल्थ फैसिलिटी को भव्या, ठीक है। आगे है पावर सेक्टर देखते हैं कि पर कैपिटा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बढ़ के कितना हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 374 किलोवाट आवर हो चुके हैं। कंज्यूमर कितना है तो 2.16 करोड़। पर कैपिटा का एनर्जी कंजम्पशन 374 किलोवाट आवर। उसके बाद देखते हैं जो 19th इंडिया एनर्जी समिट हुआ था उसमें जो है इनोवेशन इम्पैक्ट अवार्ड जो डिस्कॉम को 2025 में फॉर डिस्कॉम के लिए जो 2025 में मिला है उसको किसको मिला, NBPDCL और SBPDCL, तो डिफरेंट कैटेगरी में ये जो है इनको मिला है। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट जो है कैपेसिटी कितना करना है 23.96 गीगावाट 2029-30 तक, और एनर्जी स्टोरेज कितना करना है 6.1 गीगावाट 2029-30 तक। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है एनर्जी कैपेसिटी 23.96, अगर हम बात करें उसकी एनर्जी स्टोरेज की तो 6.1 किलोवाट, टारगेट ईयर क्या है तो 29-30। सुविधा ऐप क्या है, सुविधा ऐप जैसे इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन बिलिंग कंप्लेंट से रिलेटेड है, आप उस पर इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के बारे में भी बता सकते हैं, मतलब कंप्लेन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, यह जो है पिछले साल जुलाई में यह अनाउंस किया गया था बिहार गवर्नमेंट द्वारा, ये डोमेस्टिक यूज में जो है 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री है। सोर्स ऑफ पावर जनरेशन की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पावर जनरेशन होता है थर्मल से होता है, फिर सोलर, फिर हाइड्रो, फिर विंड, फिर न्यूक्लियर। और बिहार की बात करें तो सबसे पहले थर्मल, फिर सोलर, फिर हाइड्रो, फिर बायोमास, यहाँ पे विंड नहीं आएगा। जबकि इंडिया की बात करें तो थर्मल, सोलर, हाइड्रो, विंड, तब न्यूक्लियर, तब बायोमास आएंगे, इसके बाद बायोमास आता है। अगर बिहार की बात करें तो थर्मल, सोलर, हाइड्रो और बायोमास पावर। आगे है रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल डेवलपमेंट में एक है जीविका दीदी, ये काफ़ी जो है बिहार लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी जो है ये लॉन्च किया गया था 2006 में। टोटल फैमिली इससे जुड़े हुए 1.4 करोड़। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसकी संख्या कितना होगा 11.03। इसको सपोर्ट किसके द्वारा मिला है तो इसको सपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक द्वारा मिल रहा है, ठीक है। सतत जीविकोपार्जन योजना, यह वैसे हाउस होल्ड के लिए है योजना जो कि लीकर पे डिपेंडेंट था, उनका जो है उनके घर जो है लीकर पे डिपेंड था। अब बिहार में तो लीकर बैन हो गया, तो उसके लिए एक है सतत जीविकोपार्जन योजना लॉन्च किया गया है। या फिर कोई SC ST जो है एक्सट्रीम लेवल पे जो है मतलब उसका इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी वीक है, उसके लिए भी ये है। सपोर्ट कितना का मिलेगा तो 2 लाख रुपए का जो है इसमें सपोर्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। और भी कुछ इनिशिएटिव है जैसे दीदी की रसोई हो गई इनिशिएटिव, पशु सखी मॉडल हो गए, वन स्टॉप फैसिलिटीज़, सतत जीविकोपार्जन वो हमने अभी देखा ही, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, ये सब है। आगे है अर्बन डेवलपमेंट जैसे बात करते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कितना है बिहार में 19, नगर परिषद 89 और नगर पंचायत 156। अगर TFR टोटल फर्टिलिटी के रेट की बात करें तो जो है वो बिहार जो है टारगेट कर रहा है 2.1 तक पहुंचेगा 2039 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, TFR का टारगेट 2039 तक कितना है बिहार ने रखा है 2.1%। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम इम्प्लीमेंट किया गया 20 डिस्ट्रिक्ट में। यह स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम किससे रिलेटेड है तो वो जो वाटर लॉगिंग है उससे रिलेटेड है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम। अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन जो अमृत स्कीम है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन, तो स्टेट गवर्नमेंट सप्लाइड पाइप टैप वाटर टू 24.98 लाख हाउस। तो अमृत योजना के तहत जो है बिहार सरकार जो है पाइप टैप वाटर जो है लगभग 25 लाख हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराया, सप्लाई किया है। पटना में मेट्रो शुरू किया गया है, ये तो किसके हेल्प से किया गया था? सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें 20% कंट्रीब्यूशन है, स्टेट गवर्नमेंट का 20% और बाकी जो है 60% लोन है। किससे लोन है? तो जापान से लोन लिया गया है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो डिक्लाइन हुआ है टू 14.4%। 2021 से 25 तक में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। मुख्यमंत्री समग्र सहकारी विकास योजना, यह जो अर्बन लाइबिलिटी और प्लान सिटी ग्रोथ से रिलेटेड ये योजना है कि अर्बन क्षेत्र की जो लाइबिलिटी है, मतलब रहन सहन है, उसको जो इम्प्रूव किया जाए और सिटी का जो ग्रोथ है उसको प्लान्ड वे में किया जाए। मुख्यमंत्री समग्र समग्र शहरी विकास योजना, ठीक है। स्मार्ट मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 2015 में 100 स्मार्ट सिटी का इसमें चयन किया गया था। बिहार के कितने सिटी हैं? तो बिहार के 4 है, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और पटना। तो बिहार के टोटल कितने हो गए? बिहार के 4 जो है सिटी को इसमें सिलेक्ट किया गया है, भागलपुर, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर एंड पटना। इनिशिएटिव कौन कौन से है? तो मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण, तो ये जो है शहर जो भी है, अगर गली है तो उसमें नाली है तो उसका पक्कीकरण किया जाएगा, नाली ओपन है तो उसको कवर किया जाए, ये एक योजना है इसके तहत। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड आर्टिफिशियल, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि इरिगेशन जो है 65% जो इंडिया का बिहार का जो इरिगेशन है उसमें से 65% इरिगेशन केवल ग्राउंड वाटर से होता है। ग्राउंड वाटर पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, मतलब ग्राउंड वाटर पे काफ़ी प्रेशर है, तो उसके लिए रेन हार्वेस्टिंग और आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर के भी स्कीम लॉन्च किया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी इस पर भी ध्यान गया है ताकि जो है ये एक स्वच्छता से रिलेटेड है, मतलब क्लीनलीनेस पे फोकस करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, उसमें जो है साइंटिफिक तरीके से उसको मतलब कि सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाए। आगे ह्यूमन डेवलपमेंट में देखें तो बिहार मेड अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द सोशल सेक्टर में बिहार में अच्छी खासी प्रोग्रेस देखने को मिला है। खास के वुमेन एम्पावरमेंट में काफ़ी बिहार ने काम किया है, जैसे कि वुमेन पे एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ के 18-19 से 23-24 तक में लगभग 3.5 गुना बढ़ा दिया गया है वुमेन पे एक्सपेंडिचर। मतलब स्पेशल जो है एक्सपेंडिचर वुमेन पे, मतलब वुमेन के एम्पावरमेंट पे उसके लिए जो है लगभग 3.5 गुना, अप्रॉक्स 3.45, लगभग 3.5 गुना जो है एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया गया है। जैसे बात करें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जिसमें कि 5,000 फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा वैसे गर्ल को जो कि बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं और 18 साल से ऊपर में उनकी शादी हो रही है। तो 2 कंडीशन है इसके कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में अगर आपको 5,000 का बेनिफिट लेना है तो आपका जो है एज है 18 से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा आपका फैमिली जो है वो बीपीएल फैमिली होना चाहिए। इनिशिएटिव वन स्टॉप सेंटर, पालना घर, महिला थाना वुमेन के लिए एक स्पेशल थाना हो गया। पालना घर जो हो गया वो मतलब कि जहाँ पे देख रेख किया जाता है। पिंक बस इनिशिएटिव, नायिका अपने जीवन की, मतलब कि जहाँ पे वो उनका डिसीजन का जो है इम्पोर्टेंस रहे, पिंक बस ये हो गया। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ बिहार में जो है 19 से लेकर 23 तक में जो है वो 68.9 एंड 69.7 है मेल और फीमेल के। अच्छा, बिहार में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बर्थ पे वो 19 से 23 तक में मेल के लिए 68.9 है ईयर और फीमेल के लिए 69.7 है, मतलब फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि बिहार में जो है लिटरेसी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है 2001 से 11 तक में 47% से लगभग 61.8%। आगे कुछ इनिशिएटिव है जैसे पीएम पोषण स्कीम, भव्य इनिशिएटिव तो ऊपर में हमने देखा है कि इसमें हेल्थ फैसिलिटी को इंटीग्रेट करने के लिए 13,900 को। जननी सुरक्षा योजना है, इम्यूनाइजेशन है, नेशनल हेल्थ मिशन है, समग्र शिक्षा अभियान है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है जिसमें कि 4 लाख आप जो है स्टूडेंट को दिया जाता है हायर स्टडी के लिए 4 लाख,
वो पहले इंटरेस्टेड था, अब उसको जो है इंटरेस्ट जो है 0% कर दिया गया है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट में बात करें तो NFHS 5 के उस समय NFHS 6 नहीं आया था। हम जो है NFHS 6 हम जो है आजकल में जो है उसको हम अपलोड करेंगे। इसमें जो है एक PDF के थ्रू जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, उसमें NFHS 5 को ओवरऑल और बाकी NFHS 6 में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अगर उसमें कुछ ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो कि समझने की ज़रूरत है तो उसको भी समझते हुए करेंगे। तो NFHS 5 के अकॉर्डिंग जो 2019-21 में आया था, उसमें है कि चाइल्ड जो है 5 साल से छोटे बच्चे की जो है वो स्टंटेड 42.9% है, वेस्टेड 22.9 है, अंडर वेट जो है 41% है। तो स्टंटेड जो है, ठीक है, स्टंटेड मतलब कि हाइट कम होना, वेस्टेड मतलब कि कमज़ोर होना, अंडर वेट मतलब कि काफ़ी उसमें शरीर में वजन नहीं होना। तो स्टंटेड 42.9%, वेस्टेड 22.9%, अंडर वेट जो है 41% है। तो इसको जो है अब जो है NFHS 6 में ये तो डाटा ऑलरेडी बदल गया होगा। एक है CM बालिका योजना, जिसमें कि DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत जो 3000 रुपया दिया जाता था फाइनेंशियल असिस्टेंस साइकिल के लिए, ठीक है। इसको जो है अफ्रीकन कंट्री जो है वो जाम्बिया और माली द्वारा जो है इसको अडॉप्ट भी किया गया है, ठीक है। आगे है इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ये लास्ट है जो 14वां चैप्टर है, इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पे। बिहार में एनुअल रेनफॉल कितना है? 801 मिलीमीटर है। हाईएस्ट कहाँ है? किशनगंज। लोएस्ट कहाँ है? आपका वैशाली। थर्ड जूलॉजिकल पार्क हमने ऊपर में बात किया, रानीगंज अररिया में। ब्लैक बग रेस्क्यू सेंटर जो है नवानगर बक्सर में। नवानगर क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अगर बात करें तो बिहार में कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन है? तो बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक है नवानगर बक्सर में, एक है कुमारबाग वेस्ट चंपारण में। सेंडाई फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, इसको बिहार पहला स्टेट है जिसने अडॉप्ट किया है सेंडाई फ्रेमवर्क को। फॉरेस्ट्री सेक्टर की बात करें तो इसमें जो है ओवरऑल जो है ग्रोथ देखने को मिला है 2011-12 से लेके 24-25 के कंपेरिजन की हम कंपेयर करें तो फॉरेस्ट्री सेक्टर में जो है इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। अगर है कुछ इनिशिएटिव लिया गया इन्वायरमेंट, जैसे कि डॉल्फिन के लिए विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर में। उसके बाद जो है बिहार वन मित्र ऐप, ये होगा बिहार वन मित्र ऐप। ई परिवेश पोर्टल, हरियाली मिशन, या हरियाली मिशन है आपका ग्रीनरी से रिलेटेड, बैम्बू मिशन बम्बू के कल्टीवेशन से रिलेटेड, वेटलैंड कंजर्वेशन हमने रामसर साइट के लिए। बिहार में कितने रामसर साइट है? बिहार में टोटल 6 रामसर साइट है, 6 रामसर साइट। अब कौन कौन 6 हैं? तो एक है कांवरताल बेगूसराय, ठीक है, नागी जमुई में, नकटीज भी जमुई में। उसके बाद 4 हो गए गोकुल जलाशय बक्सर, 5वां हो गया गोगाबिल कटिहार, 6ठा हो गया आपका उदयपुर वेस्ट चंपारण। तो ये आपका 6 रामसर साइट है, इसको जरूर याद रखिएगा। लेटेस्ट अभी गोगाबिल है, गोगाबिल, उदयपुर और क्या है गोकुल जलाशय, ठीक है। तो ये आपका याद रखिएगा। अब कुछ है जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? पश्चिम चंपारण में। उदयपुर लेक पश्चिम चंपारण। भीमबाद सेंचुरी मुंगेर। गौतम बुद्ध गया। राजगीर जू सफारी, या एक और है संजय गांधी। ये 2 आपका जूलॉजिकल पार्क है। तीसरा जूलॉजिकल पार्क कौन है? तो रानीगंज अररिया। तो ये नालंदा में है राजगीर जू सफारी। कुशेश्वर धाम या दरभंगा में है। बरैला झील या वैशाली में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल जो है इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 बिहार के रिस्पेक्ट में। तो ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर इसमें कहीं पे भी आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। उसको हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लियर करें। बाकी ये सेशन जो है आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, ठीक है। आई थिंक कि काफ़ी मतलब कि कम्प्रिहेंसिव वे में हमने इसको रेडी किया था, ताकि हर बेसिक से बेसिक चीज़ों को भी हमने कवर किया है, जो कि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए, सेशन को जो है अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल रेस टू परीक्षा को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।